आज के इस गहरे विश्लेषण में, या कह लें इस खास चर्चा में, हम एक ऐसे दस्तावेज के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो जो सीधे तौर पर हमारी सांसों से और इस जमीन के भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल, और मैं तो कहूंगी कि ये कोई आम सरकारी फाइल नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की। मतलब सुनने वालों के लिए इसे ऐसे समझें कि ये हमारे देश की हरियाली या हमारे जंगलों का एक पूरा मेडिकल और प्रोग्रेस कार्ड है। सही कहा आपने। और इसे 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसे जारी किया। और वो जगह भी बड़ी खास थी, वन अनुसंधान संस्थान, यानी जो देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो लोग पर्यावरण विज्ञान से जुड़े हैं ना, वो जानते हैं कि ये संस्थान भारत में प्रकृति से जुड़े शोध का सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल, तो इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रिपोर्ट तैयार कैसे होती है, मतलब इसका महत्व क्या है। देखो, इस पूरी चर्चा की बुनियाद तय करने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार प्रकाशित होती है, और ये जो 2023 की रिपोर्ट है, ये इस पूरी प्रक्रिया का 18वां संस्करण है। 18वां संस्करण, यानी ये काम काफी लंबे समय से चल रहा है। हाँ, और हर 2 साल में ये व्यापक सर्वेक्षण करने का एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक कारण है। हम सिर्फ जमीन पर जाकर ही नहीं, बल्कि उपग्रहों यानी सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी डेटा जुटाते हैं। तो ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये देख रहे होते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो नीतियां बन रही हैं, उनका जमीन पर असर क्या हो रहा है। क्या जंगल बढ़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई रुकी है या नहीं। मतलब ये द्विवार्षिक चक्र हमें एक क्लियर ट्रेंड दिखाता है। हाँ, एक तरह से ये कोई स्थिर तस्वीर नहीं है, ये एक लगातार चल रही फिल्म है जो हमें बता रही है कि भारत का परिदृश्य कैसे बदला है और आगे कैसे बदल सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, एक लगातार चलने वाली फिल्म। तो चलिए इस फिल्म की सबसे बड़ी तस्वीर से शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पूरे देश के कुल वन और वृक्ष आवरण की बात करें, जिसे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहते हैं, तो ये आंकड़ा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। मतलब देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ठीक 25.17%। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। सुनने वालों के लिए अगर इसे विजुअलाइज करना हो तो ऐसे सोचिए कि अगर पूरे भारत की जमीन को 100 बराबर हिस्सों में बांट दें, तो 25 से थोड़े ज्यादा हिस्से पूरी तरह से पेड़ों और जंगलों से ढके हुए हैं। 1/4 भारत हरा भरा है। बिल्कुल, लेकिन जब हम इस विशाल आंकड़े की गहराइयों में जाते हैं ना, तो ये 2 बहुत ही अलग-अलग तकनीकी हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। वही मैं पूछने वाला था। एक तरफ है वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, और दूसरी तरफ है वृक्षावरण यानी ट्री कवर। इन दोनों के बीच का तकनीकी फर्क क्या है, मतलब इसे हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही रोजमर्रा के एक सिंपल से उदाहरण की तरफ चलना होगा। मान लीजिए कि आपके घर में एक बहुत बड़ा हॉल है। ठीक है। और उस हॉल के फर्श पर एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक एक मोटी, घनी और हरी कालीन बिछी हुई है। ये जो कालीन है, ये हमारा वनावरण या फॉरेस्ट कवर है। ओके, यानी जो एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तकनीकी तौर पर ये वो इलाका है जहाँ पेड़ों का एक बहुत बड़ा और निरंतर फैलाव है। यहाँ जमीन का कम से कम 1 हेक्टेयर हिस्सा ऐसा होना चाहिए जहाँ पेड़ों की छतरी या कह लें कैनोपी की सघनता 10% से ज्यादा हो। जहाँ पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पूरा प्राकृतिक इकोसिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल, जिसमें जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव रहते हैं। अब इसी घर के बाकी हिस्सों की कल्पना कीजिए। आपकी बालकनी में कुछ बड़े गमले रखे हैं, छत पर कुछ पौधे लगे हैं, या सड़क के किनारे जो पेड़ कतार में खड़े होते हैं। सही कहा। या पास के किसी खेत की मेड़ पर पेड़ों की बाउंड्री बनी हुई है। ये पेड़ किसी घने जंगल का हिस्सा नहीं है, ये छोटे छोटे हिस्सों में पैच में फैले हुए हैं। इसे हम वृक्ष आवरण या ट्री कवर कहते हैं। तो 2023 की रिपोर्ट में जब वो घनी हरी कालीन, जो कि 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 21.76% है। हाँ, और वो बाहर बिखरे हुए गमले यानी वृक्ष आवरण, जो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जब ये जुड़ते हैं तब वो 8 लाख वाला आंकड़ा बनता है। बिल्कुल,
तब जाकर हमें वो बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। ये उदाहरण वाकई दिमाग में एक बहुत ही साफ तस्वीर बना देता है। जंगल की वो अखंड कालीन और बाहर बिखरी हुई हरियाली। लेकिन अब यहाँ एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा आंकड़ा? अगर हम इस 2030 की रिपोर्ट की तुलना ठीक इसके पहले वाली यानी 2021 की रिपोर्ट से करें तो देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हाँ, जो कि एक सकारात्मक खबर है। ऊपर से देखने पर तो है, लेकिन जब हम इसे उन दो हिस्सों में मतलब कालीन और गमलों में तोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट सामने आता है। वनावरण में सिर्फ 156 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि हुई है। हाँ, और दूसरी तरफ जो जंगलों के बाहर के पेड़ हैं यानी वृक्ष आवरण, उसने 1289 वर्ग किलोमीटर की विशाल छलांग देखी गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पारंपरिक जंगल ठहर गए हैं और हम सिर्फ सड़कों के किनारे पेड़ लगा रहे हैं? सच कहूं तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो यही है कि हमारी हरियाली का स्वरूप और उसका भूगोल बहुत तेजी से बदल रहा है। वनावरण में सिर्फ 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि ये इशारा करती है कि जो हमारे पारंपरिक और घने जंगल हैं उनका विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है या वो लगभग स्थिर हो चुके हैं। इसके पीछे शायद बढ़ती आबादी और विकास परियोजनाएं भी हैं जो जंगलों को काटती हैं। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ वृक्ष आवरण में जो 1289 वर्ग किलोमीटर का भारी उछाल आया है वो एक नई ही कहानी बयान कर रहा है। ये दर्शाता है कि जंगलों के बाहर पेड़ लगाने की जो मुहिम है जिसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, कृषि वानिकी, हाँ, वो बहुत तेजी से जमीन पर उतर रही है। किसान अब अपने खेतों में सफेदा या छिनार जैसे व्यापारिक पेड़ लगा रहे हैं, हाईवे के किनारे पौधारोपण हो रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत ग्रीन बेल्ट बन रहे हैं। तो हरियाली बढ़ जरूर रही है, लेकिन अब वो एक बड़े जंगल के रूप में केंद्रित होने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में फैल रही है। सही कहा आपने। ये बदलाव मतलब ये जमीनी हकीकत को समझने का एक नया नजरिया देता है। खैर, अगर हम इस राष्ट्रीय तस्वीर से जरा नीचे उतरें और राज्यों की तरफ देखें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। हाँ, राज्यवार आंकड़े बहुत कुछ साफ कर देते हैं। रिपोर्ट में उन राज्यों का भी जिक्र है जिन्हें हम विकास के चैंपियंस कह सकते हैं। समग्र हरियाली बढ़ाने में यानी वन और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर सबसे ऊपर नाम आता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़ ने 684 वर्ग किलोमीटर की शानदार वृद्धि दर्ज की है। उसके ठीक पीछे उत्तर प्रदेश है 559 वर्ग किलोमीटर के साथ। और दिलचस्प बात यह है कि उड़ीसा ने भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बराबर 559 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि दर्ज की है। लेकिन यह डेटा एक बहुत ही रोचक मतलब एक नया मोड़ लेता है। अगर हम इस समग्र वृद्धि वाले चश्मे को हटा दें और सिर्फ वनावरण यानी उस घने जंगल वाली कालीन में हुई वृद्धि की लिस्ट देखें तो विजेताओं के नाम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ वनावरण में कौन आ गया? देश में सबसे पहला स्थान मिजोरम ने हासिल किया है, जहां 242 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ, और तीसरे स्थान पर फिर से उड़ीसा है। ये तो बहुत मतलब इन दोनों सूचियों का अंतर बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये राज्यों की भौगोलिक और नीतिगत प्राथमिकताओं के बारे में बताता है। मिजोरम एक पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्य है। वहाँ का भूगोल और जलवायु घने जंगलों को प्राकृतिक रूप से पनपने में बहुत मदद करते हैं। मतलब वहाँ इंसानी दखल कम हो तो जंगल खुद ब खुद लौट आते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात है, जिसकी भौगोलिक स्थिति मिजोरम से बिल्कुल उलट है। वहाँ बड़े शुष्क इलाके हैं। इसके बावजूद गुजरात का दूसरे नंबर पर आना ये दिखाता है कि वहाँ संरक्षण के प्रयास और बंजर जमीनों को जंगलों में बदलने की नीतियां बहुत प्रभावी हैं। और इन दोनों सूचियों में मुझे जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया वो उड़ीसा है। उड़ीसा कुल वृद्धि में भी टॉप 3 में है और सिर्फ वनावरण में भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। हाँ, उड़ीसा एक बहुत ही संतुलित मॉडल पर काम कर रहा है। वो सिर्फ शहरी इलाकों में पेड़ नहीं लगा रहा, बल्कि अपने जो मूल प्राकृतिक जंगल हैं उनका भी उतनी ही शिद्दत से विस्तार और संरक्षण कर रहा है, जो कि बाकी राज्यों के लिए एक बड़ी केस स्टडी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। चलिए अब इस रिपोर्ट के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो अक्सर मतलब सबसे ज्यादा बहस का विषय बनता है, क्षेत्रफल बनाम प्रतिशत की लड़ाई। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, तो अगर हम सिर्फ जमीन के आकार की बात करें कि देश में कुल वन और वृक्ष आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसके पास है,
तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। कुल 85,724 वर्ग किलोमीटर। ये एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। बहुत विशाल। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। और अगर सिर्फ वनावरण की बात करें तब भी मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर के साथ पहले नंबर पर है। इन विशाल आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि ये राज्य हरियाली के असली राजा हैं। देखो, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो पूरी सच्चाई भी नहीं बताते जब तक उन्हें सही संदर्भ में न देखा जाए। मतलब क्षेत्रफल के ये आंकड़े निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की विशालता को दर्शाते हैं, लेकिन सिर्फ बड़े क्षेत्रफल को ही सफलता का पैमाना मान लेना उन राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी जिनकी कुल भौगोलिक जमीन ही बहुत कम है। सही बात है। अगर किसी राज्य की जमीनी 10,000 वर्ग किलोमीटर है तो वो मध्य प्रदेश के 85,000 वाले आंकड़े का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए स्थिति का सही आकलन करने के लिए हमें प्रतिशत की तरफ देखना होता है। कि किसी राज्य की कुल उपलब्ध जमीन के कितने हिस्से पर जंगल है। और जैसे हम ये चश्मा लगाते हैं पूरी तस्वीर पलट जाती है ना? बिल्कुल पलट जाती है। प्रतिशत के मामले में देश में सबसे ऊपर नाम आता है लक्षद्वीप का। क्या बात कर रही हैं? हाँ, लक्षद्वीप के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 91.33% हिस्सा सिर्फ वनावरण से ढका है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। मतलब आपकी जमीन का 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ घने जंगलों से घिरा है। जी। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, जहां 85.34% हिस्से में जंगल हैं, और तीसरे पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 81.62% के साथ। मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप के बीच की ये तुलना वास्तव में हमारी आंखें खोल लेती है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि वहां का एक छोटा सा प्रतिशत भी वर्ग किलोमीटर्स में बहुत बड़ा दिखाई देगा। लेकिन लक्षद्वीप या अंडमान में 80-90% हरियाली होने का मतलब है कि वहां का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के इर्द गिर्द बुना हुआ है। वहां कंक्रीट कम है, जंगल ज्यादा है। और ये हमें सिखाता है कि पर्यावरणीय प्रयासों को आंकने के लिए सिर्फ एक पैमाना काफी नहीं है। बिल्कुल। खैर, इस पूरी रिपोर्ट में राज्यों और आंकड़ों से परे एक हिस्सा ऐसा भी है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आ पाता, लेकिन जो हमारी पृथ्वी, हमारे तटीय इलाकों के असली रक्षक हैं। मैं बात कर रहा हूं मैंग्रोव, बांस और कार्बन स्टॉक की। ये पारिस्थितिकी के असली रक्षक हैं। हाँ, शुरुआत अगर मैंग्रोव वन आवरण से करें तो रिपोर्ट बताती है कि देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे देश के क्षेत्रफल का मात्र 0.15% है। बहुत ही छोटा सा हिस्सा। हाँ, इतना छोटा कि शायद कोई ध्यान भी ना दे, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। लेकिन पर्यावरण विज्ञान में इसका महत्व किसी भी विशाल जंगल से कम नहीं है। मैंग्रोव एक साधारण जंगल नहीं है, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ये 4,992 वर्ग किलोमीटर हमारे तटीय इलाके के लिए जीवन रक्षक हैं, जो खारे पानी और दलदल में पनपते हैं। हाँ, जिनकी जड़ें पानी के ऊपर खंभों की तरह निकली होती हैं। ये समंदर और जमीन के बीच एक बेहद मजबूत प्राकृतिक दीवार बनाते हैं। जब समंदर से कोई भयंकर तूफान या सुनामी उठती है तो यही जंगल सबसे पहले उसे झेलते हैं। बिल्कुल, ये लहरों को तोड़ते हैं, जमीन का कटाव रोकते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण है। प्रतिशत में ये चाहे 0.15 हो, लेकिन इनका मूल्य अनमोल है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है समंदर से लड़ते हुए मैंग्रोव। और इसके बाद रिपोर्ट में और चमत्कारिक पौधे का जिक्र है, बांस। हाँ, हरा सोना। जी, देश में बांस धारित क्षेत्र अब 1,54,670 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। और कमाल की बात यह है कि 2021 की तुलना में इसमें 5,227 वर्ग किलोमीटर की विशाल वृद्धि हुई है। और इसके पीछे बहुत गहरी रणनीतियां काम कर रही हैं। वैज्ञानिक रूप से बांस एक पेड़ नहीं, खास है, लेकिन ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। जहां एक पेड़ को बड़ा होने में दशक लग जाते हैं, बांस कुछ ही सालों में तैयार हो जाता है। यानी बंजर जमीन पर तेजी से हरियाली लानी हो तो बांस सबसे बेहतरीन विकल्प है। और इसकी आर्थिक अहमियत भी बहुत है। जब से नीतियों में बदलाव हुआ है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा बन गया है। फर्नीचर, कागज उद्योग, सब जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो बांस का बढ़ना सिर्फ पर्यावरण की जीत नहीं है, किसानों और आदिवासियों की आजीविका भी मजबूत हो रही है। और इन सब प्रयासों का सबसे बड़ा नतीजा हमें रिपोर्ट के आखिरी अहम हिस्से में दिखता है,
कार्बन स्टॉक। ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। बिल्कुल। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन हो गया है और पिछली रिपोर्ट से इसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। सुनने वालों के लिए शायद ये मिलियन टन सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द लगे, लेकिन ये हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी गणित है। वो कैसे? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे जंगल सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो प्रदूषण का इलाज भी करते हैं। कार्बन स्टॉक का सीधा मतलब है कि जंगलों ने वातावरण से कितनी हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखकर खुद में कैद कर लिया है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए, राइट? हाँ, एक पेड़ कार्बन को अपनी लकड़ियों, पत्तियों, जड़ों और मिट्टी में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। ऐसे में हमारे जंगल पृथ्वी के एक विशाल प्राकृतिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहे हैं। तो जो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, उसका मतलब है कि लाखों गाड़ियों का प्रदूषण इन जंगलों ने सोख लिया है। बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण है कि जंगल सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि